हेलो एवरीवन। टारगेट 120 के हिंदी के थर्ड लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि वो पंक्तियां हैं, कर्तव्य पथ पर अडिग चलूं, पुष्पित चाहे न राह मिले, खुद अपना त्रिशिक संभालूं, चुनौतियां अगर अथाह मिले। तो ये जो पेपर 4 की चुनौतियां हैं, जैसे स्पेशली 40 पेज क्यों पढूं 4 नंबर की व्याकरण के लिए, वर्कशीट्स रोज़ कंप्लीट हो नहीं पा रही है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टीडियस लग रहा है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इन सब चुनौतियों से आगे निकलकर कर्तव्य पथ पर चलना है ताकि मंजिल तक पहुंचा जा सके। और अभी के जो पेपर्स हमने देखे हैं, पेपर 4 की चेकिंग, चाहे आप उसे लीनियंट कहो चाहे आप उसे इजी कहो, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल चेकिंग है। और 120 लाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। व्याकरण का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। आप अगर पहले से 50 में से 40 स्कोर कर लेते हो कम से कम, तो फिर आपको आगे स्कोरिंग में उतनी मुश्किल नहीं होगी। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसमें 40 में से 40 उसमें 40 आ गए हैं तो वहाँ भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये आपको एज दे देगा बाकी सबसे, क्योंकि जहाँ नंबर कम होते हैं वो व्याकरण में ही कम होते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आर्गन और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश हमने 10 नंबर का आता है, अगर आता है तो। पल्लवन ये 10 नंबर का आता ही है। और इसमें छः मार्क्स लाने तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें 7 भी लाए जा सकते हैं आराम से। तो इसको हम देखेंगे और कुछ 2-4 रूल्स देख लेंगे। उसके अलावा मैंने निबंध की जो वीआईपी की पीडीएफ है वो वीआईपी और टारगेट दोनों में दे दी है। तो उसमें काफ़ी कोट्स लिखे हुए हैं और निबंध के कई टॉपिक हैं, स्पेशली जो समसामयिक हैं उन पे चर्चा की हुई है। उन पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर उनकी एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आप एकदम ऑफ बीट नहीं जाओगे निबंध लिखने में, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या लिखना है। और उसके अलावा ये भी रहेगा कि कोट्स वगैरह जो है वो याद हो जाएंगे, आपको खुद ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कोट्स डाले हैं हर टॉपिक के लिए। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है उस पर, बस उस पर अभी तो टाइम है आपके पास, खर्च भी करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम हम खर्च नहीं करेंगे। एक बार बस उस पर सरसरी नज़र निकाल लेना और 2 कोट्स याद कर लेना हर टॉपिक के ज़रूर से। उसके बाद हम वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि देखेंगे। इसके कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से वो देखो। और उन शब्दों को, क्या होता है कि रोज़मर्रा के जीवन में ही ना हम बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण ही गलत करते हैं। उच्चारण गलत करेंगे तो लिखेंगे भी गलत। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। जो शब्द आप एक बार देखो ना, कई शब्द जैसे त्योहार होता है, उसे हम हमेशा त्योहार ही बोलते हैं, एटलीस्ट मैं तो हमेशा त्योहार ही बोलती थी, लेकिन उसका शुद्ध रूप होता है त्योहार। तो ये सब चीज़ें फिर उनको इंटरनलाइज करना शुरू करो, उनको अडॉप्ट करो अपनी डेली भाषा शैली में, तो ही कुछ फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है। और वाक्य शुद्धि तो अलग अलग तरह से वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते हैं, उनको भी आप देख लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आ जाएंगे, ऐसे कुछ उसमें मुश्किल बात नहीं है। तो हम पुराने पेपर्स के हिसाब से थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। संक्षिप्तीकरण हमने कर लिया था, पेपर्स में चेक हो रहे हैं, देखते हैं क्या आप लोगों ने किया है उसमें। पल्लवन देख लेंगे। पत्र लेखन आज मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर्स में ये भी कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे हमारा लेखन वाला पार्ट मोस्टली कवर हो जाएगा। तो ये है, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लेटर्स में फॉर्मेट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में बदल जाता है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो नहीं है। इसका आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब ये मुझे कई लोगों ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कॉपियाँ भेजी और पूछा कि मैम ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है। मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा, कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, क्योंकि कार्यालय से कार्यालय पत्र के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल सही लिख रखा है। लेकिन मैंने अपनी खुद की कॉपी देखी, मैंने फॉर्मेट्स पढ़े नहीं थे ढंग से, लेकिन मैंने शायद आरबीएससी की बुक से देखा होगा, तो मैंने सबकॉन्शियसली ये मेरे दिमाग में रहा होगा और मैंने लिख दिया होगा। तो मैंने ये प्रेषित शब्द लिखा है, इसलिए मेरे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। और इन लोगों ने प्रेषित नहीं लिखा। कार्यालय से कार्यालय में प्रेषित हम नहीं लिखते जनरली। अगर आप नॉर्मल चिट्ठियाँ देखोगी रोज़मर्रा की पत्राचार वाली, कार्यालयों वाली, उसमें कहीं प्रेषित नहीं लिखा होगा, लेकिन आरबीएससी की बुक में लिखा है, इसलिए हम लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि अब जैसे अर्धशासकीय पत्र है आरबीएससी की बुक में, उसमें अंडरलाइन वाली चीज़ है ही नहीं, उसमें व्यक्तिगत लाइन जो लिखते हैं वो है ही नहीं, लेकिन वो भी हम लिखेंगे। आरबीएससी की बुक में जो दिया है वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। कार्यालय आदेश।
कार्यालय आदेश क्या होता है? कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय के सामान्य नियम, प्रक्रिया, जैसे प्रक्रिया हो गई, कोई नियम हो गया, कोई प्रक्रिया हो गई, कोई नियुक्ति या पदोन्नति से रिलेटेड चीज़ हो गई, उन सब से रिलेटेड जो आदेश निकालता है ना, उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। वो जनरली सूचना देने के लिए होता है कि हमने ये आदेश जारी किया है और ये निर्णय ले लिया है, ठीक है ना। और इसे हमेशा औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है इसे, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल कार्यवाही होती है ये, ठीक है। और इसमें प्रतिलिपि भी लगाते हैं। दूसरी बात कि मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, कार्यालय आदेश निकालना था डाक मतपत्र जारी करने के बाबत, क्योंकि अभी इलेक्शंस वाला सीज़न चल रहा है। पिछले टाइम भी आपका अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता तो भी इलेक्शंस हुए ही थे थोड़े टाइम पहले, और अब तो इलेक्शंस होने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने डाक मतपत्र वाला आदेश दिया था। तो देखते हैं किसने कितना अच्छा लिखा है। और आप लोग जो नहीं जुड़े हुए हो टारगेट या रीपा से, तो आप लोग क्वेश्चंस फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस को, फॉर्मेट्स को देखो और लेटर्स लिखने की कोशिश करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो ये कार्यालय आदेश का फॉर्मेट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार लिखना है ऊपर, कार्यालय का नाम पता लिखना है, पत्र क्रमांक, आदेश करने का दिनांक, ये सब आएगा ही। और उसके बाद आदेश का शीर्षक डाल देंगे, आदेश की सामग्री लिख देंगे, ये फॉर्मल लैंग्वेज में होगी, एकदम औपचारिक लैंग्वेज में। और उसके सिवा अगर आपके चिट्ठी में मेंशन किया हुआ है तो आप आज्ञा से वाली चीज़ लिखेंगे, कि जैसे जनरली आप अगर सरकारी आदेश देखेंगे तो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से ये लिखा हुआ रहता है। या जो मैंने क्वेश्चन दिया था डाक मतपत्र वाला, तो आप उसमें लिख सकते हो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आज्ञा से, ऐसा लिख सकते हो। तो जिसकी आज्ञा से लिखा है उसका यहाँ पे लिखना है, इसकी आज्ञा से, फिर यहाँ अपना हस्ताक्षर पदनाम लिखना है। उसके बाद आदेश प्रेषित करने का दिनांक, कभी कभी क्या होता है आदेश करने का दिनांक अलग होता है और आदेश प्रेषित करने का दिनांक अलग होता है, पर इसका लोड हमें सिर्फ तभी लेना है जब क्वेश्चन में वो मेंशन्ड हो। अपने मन से करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सेम डेट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रतिलिपि लगा देंगे, फिर वही अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं एक प्रमुख शासन सचिव गृह ग्रुप 7 विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु सतर्क रहने एवं सावधानी बरतने हेतु जन अनुशासन दिशा निर्देश हेतु कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करें। ये राजस्थान सरकार आ गया, ये कार्यालय का नाम आ गया, डेट आ गई, ये क्रमांक आ गया, ये आदेश बीच में आना चाहिए था, इधर खिसक गया। यहाँ कार्यालय आदेश लिखेंगे। एक और बात, इसको कार्यालय आदेश को लिखकर इसको अंडरलाइन करो या कोट्स में डालो, ठीक है। फिर विषय लिखना है। विषय लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लिख सकते हैं, लेकिन कई बार कार्यालय आदेशों में विषय लिखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर गृह मंत्रालय की ओर से ये सब आदेश की बॉडी लिख देंगे जनरलाइज्ड, और उसके बाद फिर से ये क्रमांक आ गया, फिर से यही डेट आ गई। और उसके बाद ये देखो इन्होंने इनके आज्ञा से लिखा है क ख ग प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, और जो प्रेषित करने वाला है वो ये संयुक्त शासन सचिव है, इसलिए यहाँ पे अलग चीज़ें आ गई। पर इसको आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका लोड बिल्कुल मत लेना, आप सिंपल सी चीज़ करना, दोनों में सेम लिख देना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ प्रतिलिपियाँ लगा दी गई है इतनी, और यहाँ नंबर नहीं डाला हुआ है, पर ये प्रतिलिपि लगाएंगे। और ये 124 to 132, ये तो मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि प्रतिलिपि का ये डिस्पैच संख्या कैसे तय होती है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लो, और फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। तो कार्यालय आदेश में इतना ही है। अब ये देखो, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम जो ये जगह का नाम है वो दिनांक के साथ लिखना है या नहीं लिखना। ये परिवहन विभाग राजस्थान सरकार का आदेश है, इसमें जयपुर ये दिनांक के साथ लिखा हुआ है। ये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने निकाला हुआ आदेश है, इसमें यहाँ नहीं लिखा है सवाई माधोपुर, इसमें यहीं लिख दिया सवाई माधोपुर, ठीक है। दूसरी बात, बाकी सारा फॉर्मेट देखोगे तो मोटा मोटी सारा सेम ही है, तो इतना इसमें लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स डाले हैं ताकि आपको भरोसा रहे कि फॉर्मेट्स कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, बस हमें आरबीएससी को फॉलो करना है थोड़ा सा, और बाकी आप मोटा मोटा फॉर्मेट को फॉलो कर लो, प्लस माइनस हल्का सा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जयपुर यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। तो पत्र लेखन में हमने कर लिया था ये, कार्यालय से कार्यालय, व्यक्ति से कार्यालय, अर्धशासकीय भी हो गया, अनुस्मारक भी हो गया, और ये कार्यालय आदेश भी हो गया। कार्यालय आदेश सबसे छोटा फॉर्मेट है देखा जाए तो इसका,
क्योंकि इसमें सीधी बात नो बकवास वाला सीन है। जो आदेश देना है वो आदेश देंगे और काम ख़त्म। इसमें और भी कुछ प्लस माइनस बातें बोलनी ही नहीं है। अब आता है पल्लवन। अब कई लोगों को पल्लवन में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मैंने टेस्ट में दिया है लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत वाला कोट, तो बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है वो किस बारे में है। तो पल्लवन को करने का क्या तरीका है, आप लोग रोज़ एक टॉपिक उठाओ, कहोगे तो मैं टॉपिक्स की लिस्ट दे दूँगी। मैं सारा डिटेल तो उनका दे नहीं सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि उसमें भी मैं कुछ कर दूँ निबंध जैसा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग एक टॉपिक उठाओ, उसे रोज़ जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे रोज़ एक टॉपिक पढ़ लो, या फिर एक टॉपिक उठा के उसे गूगल से ढूंढ के उसको पढ़ लो, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि ये टॉपिक किस बारे में है। बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं हो जाओ, और खाली छोड़ना ही नहीं है। एक नंबर मिले तो भी बहुत है, एक नंबर से रैंक कितनी आगे खिसक जाती है आपको पता ही है ये चीज़, क्योंकि आप सब मेंस दे रहे हो, इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड हो ही। ठीक है, तो अब पल्लवन देख लेते हैं हम, पल्लवन में क्या करना है मोस्टली। भाव विस्तार, पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं। अब जैसे लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, इस लाइन का भाव विस्तार करना था। जो लाइन में समझाया हुआ है कि लीक लीक क्या होता है, लीक मतलब एक रेखा, एक लाइन के हिसाब से गाड़ी चलती है या कपूत ही चलते हैं। जो शायर, सिंह और सपूत होते हैं वो लीक को छोड़कर चलते हैं, वो बुरी रीतियों को, कुरीतियों को, जो पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें परंपरागत चली आ रही होती है, वो उनसे हटकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये उसका भाव विस्तार था। तो उसको सबसे पहले पल्लवन में जो लाइन दी हुई है आप वो लिखो और बताओ कि इस लेखक द्वारा इसमें यह बात कही गई है। भाव विस्तार की स्टार्टिंग में हमेशा यही करेंगे कि बताएंगे कि इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आता हो तो पहले क्लियरली यही फॉर्मेट फॉलो करें कि पहले उसको समझाएं। दूसरी बात, रियल लाइफ में भी और एग्ज़ाम लाइफ में भी, भाव विस्तार की लाइफ में भी, नो मीन्स नो और येस मीन्स येस। हालांकि रियल लाइफ में येस डजेंट ऑलवेज मीन येस, पर नो मीन्स नो ऑलवेज मीन्स नो। तो अगर आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होता, अहिंसा एक बुरी चीज़ है, तो आपको यही बोलना है कि अहिंसा एक बुरी चीज़ है। आप उसको अहिंसा एक अच्छी चीज़ है नहीं बताने शुरू करोगे। जो जो टॉपिक में दिया है, जो सूक्ति में दिया है, आपको उसी का भाव विस्तार करना है। आपको अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ें नहीं डालनी है उसमें। ठीक है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो आपको उसी को जस्टिफाई करना है, जो दिया है उसी को जस्टिफाई करेंगे। तीसरी बात, प्रस्तावना, प्रकरण और उपसंहार। तो जैसा कि मैं प्रस्तावना में पहले उस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, प्रकरण में क्या करेंगे उसकी और डिटेल देंगे, एग्जाम्पल्स डालो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स डल सकते हैं इसमें। उसके बाद उपसंहार में उसकी क्लोजिंग लाइन लिख दो कि हाँ ये लेखक ने सही कहा है, या फिर अगर आपको उसका पूरा का पूरा वो आता है, दोहा आता है, एक लाइन होती है और दूसरी लाइन भी अगर आपको आती है तो आप वो लिख दो उसमें। ठीक है, उपसंहार में, या फिर आप किसी और की कोटेशन लिख दो कोई। ठीक है, यही करना है। पहले आप उसको एक्सप्लेन करो लाइन को, फिर आप उसकी बॉडी बनाओ जिसमें आप कोट्स डालेंगे, एग्जाम्पल्स डालेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे, जिसको आप या तो एक बहुत सुंदर सी लाइन लिख दो या उसी को कंप्लीट कर दो, या फिर कोई कोटेशन डाल के किसी और की उसी से रिलेटेड। ऐसे नहीं कि जैसे निबंध में मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही एंड में 4 लाइन की कोटेशन लिख के छोड़ देते हैं हवा में। हवा में नहीं छोड़नी, इसको टेक्स्ट से कनेक्ट तो करो, टेक्स्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ये इतना ही लिख दो, सही ही कहा गया है, इतना लिख दोगे तो भी वो उससे जुड़ जाएगी। सिर्फ उसको लिख के छोड़ना नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए या पेज भरने के लिए, ये सही चीज़ नहीं है। इसको इससे लिंक करना पड़ेगा। ये निबंध में भी ये चीज़ याद रखनी है और पल्लवन में भी ये चीज़ याद रखनी है। फिर कोट्स की बात मैंने बोल दी, इंग्लिश। अब इंग्लिश की कोटेशन अगर आप डालना चाहो तो ये आपके ऊपर है। हो सकता है हिंदी वाला बुरा मान जाए, हो सकता है उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये आपका अपना विवेक है कि आप डालना चाहो या नहीं डालना चाहो। मैं तो डालूंगी, मुझे तो डालना पसंद है। अगर मैं मुझे डालने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर डालती। ठीक है, तो बस ये मेन पॉइंट्स यही है। पूछते हैं बहुत लोग कि मैम पल्लवन में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करें। पल्लवन में
रोज़ एक टॉपिक की रीडिंग लगाओ ताकि आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ उस टॉपिक को देख के। जैसे मैंने पेपर्स में देखा है कि कई लोगों ने दोनों ही बिल्कुल खाली छोड़े, दोनों के दोनों पल्लवनी, दूसरा कौन सा था वो, आनंद कुटी छुआए छवाए वाला, निंदक नियरे राखिए, तो उसको भी खाली छोड़ दिया, लीक लीक वाले को भी खाली छोड़ दिया। खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप शब्द को देखो तो सही गौर से, निंदक नियरे राखिए, निंदक से ही पता चल रहा है कि निंदा करने वाला है, नियरे राखिए उसको पास रखो, तो उस हिसाब से थोड़ा कुछ तो लिख ही सकते हो ना आप कि निंदा करने वाले को पास पास रखना चाहिए, इतना सा मीनिंग तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो खाली बिल्कुल मत छोड़ो उसको। बाकी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप एक एक टॉपिक रोज़ पढ़ लिया करो, काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये 2 पेपर हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि 6 नंबर लाने बहुत आसान है। संक्षिप्तीकरण के सिवा, मैं फिर से कह रही हूँ, संक्षिप्तीकरण के सिवा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। आपको अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना है, ऐसा नहीं है कि आप पन्ने भरने बैठ गए हो और आपका टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा, ये बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको 2 पेज दिए हैं तो कोशिश करो कि 2 पेज भरने की कोशिश करो, कम से कम 1.5 पेज तो भर ही दो, है ना। क्योंकि 100 शब्द तो कहीं इतने में ही पूरे हो जाते हैं, 100 शब्द तो, पर हमें 100 शब्दों पे नहीं जाना है, हमें पेज पे जाना है। इसका एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ये एक कॉपी है जो यहाँ तक पहुँची हुई है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? 2 फ़र्क सबसे बड़े। एक, इन्होंने जो एग्जाम्पल डाले हैं उसको अंडरलाइन किया है ना, सब एग्जाम्पल्स इन्होंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ये इन्होंने लिखा है कोट, ये अलग से ही लिख दिया। फिर इन्होंने पेज को 1.5 से ज़्यादा पेज भरा है इसमें। इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये लाइन लिखी है, ये इनकी मिक्स हो गई है, इन्होंने इसे अंडरलाइन कर दिया होता तो ये अलग से दिख जाती। यहाँ तक ही लिखा है, 2-3 लाइनें और लिख देते। ठीक है, अब इन्होंने देखो इंग्लिश की कोट लिखी है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 7 नंबर मिल गए हैं, इनको 6 नंबर मिले हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं बस उनका ही ध्यान रखना है। ये अगर अंडरलाइन कर देते तो शायद इनको भी 7 मिल जाते, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। पल्लवन बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आराम से हो जाएगी। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो, रोज़ एक टॉपिक पढ़ो, उसको उसकी 2-4 लाइनें लिख लो अपने किसी भी बुकलेट में, या फिर कोई नोटबुक आप बना रहे हो तो उसमें 2-4 लाइनें लिख लो, ताकि बाद में वापस उसकी रीडिंग लगाओ तो एकदम ध्यान में रहे कि इस टॉपिक में क्या लिखना है, खाली नहीं छोड़ के आना है क्योंकि इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये व्याकरण वाला पार्ट है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि देख लेते हैं। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये एग्ज़ाम में 4 नंबर की आती है शब्द शुद्धि। ठीक है, तो सीधा सीधा है इसमें। आप देखो जो भी बुक है आपके पास, पढ़ो, और इसमें से ये 16 वाला पैटर्न है। 16 में इस तरह से आते थे, और लेकिन अब 18 से सीधे सीधे ही आने लग गए हैं, ये चूज़ करने वाला सिस्टम बंद हो गया है अभी। ठीक है, 4 नंबर का ही आता है, वही बात है, व्याकरण में सब चीज़ें 4-4 नंबर की आती है, पर छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं 4-4 नंबर से 120 का घड़ा भरेगा। इस घड़े का बेस जो है वो व्याकरण के 4-4 से ही बनेगा, इसलिए हमें इस 4 नंबर को क्या करना है, नहीं छोड़ना है। वेरी गुड। और तो ये तो आप देख लेंगे। अब शब्द वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि भी 4 नंबर की है, सब कुछ 4-4 नंबर का है। एक संधि बस 6 नंबर की आती है, तो किसी भी हालत में 4-4 नंबर छोड़ने नहीं है। अब देखो कितने सिंपल सिंपल आते हैं। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। संगमरमर खुद ही पत्थर है, तो वापस पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत है। यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है। उसके अलावा उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस करुण दृश्य की ज़रूरत नहीं थी, ये उस एक्स्ट्रा था यहाँ पे। वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। प्राय और बार बार एक ही चीज़ होती है, तो वह प्राय मुझसे मिलने आता है। बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। बच्चे को ठंडा करना है या दूध को ठंडा करना है? बच्चे को ठंडा करके, बच्चे को ठंडा करो और दूध पिला दो, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाना है। तो ये जो सिंपल सिंपल मिस्टेक्स है ना, वो एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको ध्यान में रहेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस हिसाब से देख लेना। ठीक है, वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं। ये इनको नंबर मिल गया है, लेकिन देखा जाए तो अपने और आत्मसम्मान एक ही होती है। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, वे अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, है ना। तो अपने और आत्म, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर कभी कभी मिल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब
अगले लेक्चर में हम प्रारूप के फॉर्मेट्स देख लेंगे, बाकी का व्याकरण पोर्शन भी कवर कर लेंगे। लेकिन अब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर दो या फिर मुझे मैसेज कर दो, हम बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। जितने डाउट्स पूछोगे, वर्कशीट्स भी ज़्यादा लोग भर नहीं रहे हैं डेली। जो टारगेट 1.0 था उसमें तो रोज़ काफ़ी सबमिशंस आते थे, अभी भी मैक्सिमम सबमिशंस उसी से आ रहे हैं। तो आप लोग वर्कशीट्स जब तक रोज़ कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपकी स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तैयारी। तो वर्कशीट्स कंप्लीट करो, एक दूसरे के आंसर्स भी देखो, स्पेशली लेखन वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत बार बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिल जाते हैं जो कि आगे काम आएंगे। और उसके सिवा डाउट हो तो पूछो, आपस में पूछो, मुझसे पूछ लो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अभी आपके पास 4-5 महीने रह रहे हैं, काफ़ी होते हैं, पूरा कोर्स कवर करने के लिए काफ़ी है, तो ये तो हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड स्टडी वेल, बाय।